स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल गेनमेट में। इस लेक्चर में हम सिर्फ ईपी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्पेशली ईपी बोर्ड वालों के लिए बनाया जा रहा है, ईपी बोर्ड हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, इस चैप्टर से हम लोग चैप्टर वाइज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या से जितने भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं वो सभी इस चैप्टर में देख लिया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। इससे बाहर कुछ भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप चैप्टर 1 से आने वाले सभी सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे विभाजन की लंबी प्रक्रिया। विभाजन की लंबी प्रक्रिया जो आप लोग बचपन से ही जानते हैं। जैसे आप लोग किसी नंबर को भाग देते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और जो यहाँ पे जिस नंबर को भाग दिया जाता है, जिस नंबर को भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाज्य, और जिस नंबर से भाग दिया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग भाजक, और यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोल देते हैं, भागफल, और यहाँ जो नीचे आ जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। अब देखिए इन सब में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? वो संबंध आप लोग समझ लिए तो आराम से आप लोग समझ लीजिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को समझ लिए। तो देखते हैं संबंध क्या होता है इनके बीच में। ये संबंध होता है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसको आप याद कर लीजिए। ये याद है आपको, समझ लीजिए तो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद है। ठीक है, यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप देखिए यूक्लिड कभी कभी आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, लिखिए। तो देखिए क्या लिखेंगे, आप समझते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है। ध्यान से देखिए, यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए होने पर अगर मान लीजिए कोई दो पूर्णांक दिया हो, धनात्मक पूर्णांक ए और बी, और अद्वितीय पूर्ण संख्या P और Q इस प्रकार हो कि देखिए ध्यान से, किस प्रकार, यहाँ पे हम लोग लिख सकें A = BQ + R। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ध्यान दीजिए, अभी समझ में आएगा। जहाँ R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है, या फिर 0 के बराबर, या फिर B से छोटा। अब आप लोग देख रहे होंगे कि A है क्या। ध्यान से देखिए, जो मैंने पहले बताया, A जो है यहाँ पे भाज्य मान लीजिए, A को भाज्य मान लिया जाता है, भाज्य लिख दिया गया। फिर इक्वल टू था, यहाँ भी इक्वल टू था, फिर पहले क्या लिखा गया है, भाजक। तो इसका मतलब B क्या है, भाजक है। और यहाँ पे Q जो लिखा गया है वो है भागफल आपका, और R जो है वो है शेषफल। इन दोनों का तुलना कर दीजिए आपस में। जब तुलना करके लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं A क्या है आपका, भाज्य है। ये क्या है, भाज्य। और यहाँ पे देखिए B के सामने ठीक कौन है, B है हमारा भाजक, और Q है आपका भागफल। अब R क्या है, R जो है आपका शेषफल है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि देखिए दो नंबर दे देगा आपको और कहेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके आप म से निकालिए। ठीक है, जब आपको ये पता रहेगा तो आराम से आप म से निकाल सकते हैं। अब म से कैसे निकाला जाता है हम बता रहे हैं, इतना समझ में आया हो, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 30 और 72 का मौसा ज्ञात करिए। तो देखते हैं हम लोग 30 और 72 का मौसा हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, किसका प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग
इस जो हम बता रहे हैं उसको सीख लीजिए, तो आराम से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके भी मौसा निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए, जो छोटा नंबर होगा दोनों में, जो दोनों में छोटा नंबर होगा उसको हम लोग भाजक बना लेंगे। भाजक यानी अभी बताए थे हम, भाजक ऐसे लिखा जाता था, यहाँ पे लिखा जाता था भाजक और यहाँ हम लोग लिखते थे भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे आपका, ठीक है। तो छोटे नंबर को देखिए, छोटा नंबर 72 में और 30 में कौन है, 30 है। तो छोटे नंबर को हम लोग बना देंगे भाजक, यानी इसको यहाँ लिख देंगे, और भाज्य हम लोग बना लेंगे 72 को, जो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए समझिए ध्यान से, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे, मैंने लिख दिया 72 इसमें और छोटे वाले नंबर को बना दिया भाजक। अब भाग देते हैं, भाग देंगे 30 दूनी 60, यहाँ पे आ गया आपका 60, माइनस करिए, 2 में से 0 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1। अब देखिए यहाँ पे आपका शेषफल कितना आ गया, 12। अब जब 12 शेषफल आ गया तो अब हम लोग शेषफल को ही भाजक बना लेंगे। शेषफल को क्या बना लेंगे, भाजक। जैसे ही जहाँ शेषफल आए तुरंत ऐसे कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। शेषफल को क्या बना लिए, भाजक, और जो भाजक था उसको अब फिर भाज्य बना लेंगे, ये लिख लिए। देखिए अब इसको भाग देते हैं, 12 का पहाड़ा पढ़िए, 12 कम 12 है, 12 दूना 24, ये हो गया आपका 24, माइनस करिए, 10 में से 4 गया तो 6। अब देखिए फिर अब ये शेषफल हो गया। अब शेषफल को क्या कर लेंगे हम लोग, भाजक बना लेंगे, और फिर से जो भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य। तो यहाँ पे 12 लिख दिए, और ये प्रक्रिया तब तक करेंगे जब तक कि आपका शेषफल 0 नहीं आ जाता, ठीक है। अब देखिए, अब 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 दूनी 12, घटा दीजिए, ये आ गया 0, शेषफल आपका क्या आ गया, 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वहीं पे आप रुक जाइए। अब देखिए किस भाजक पे शेषफल आपका 0 आया, जिस भाजक पे शेषफल आपका 0 आया वही आपका मौसा है, वही आपका क्या है, मौसा। यानी देखिए कौन भाजक था तो शेषफल 0 आया था, 6 भाजक था तब शेषफल आपका कितना आया था, 0। तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मौसा आपका हो गया 6। ऐसा क्यों, क्योंकि 6 भाजक था तभी शेषफल 0 आया था। अभी तो हम इस लंबी विभाजन प्रक्रिया से आपको समझाएं मौसा कैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है आपके प्रश्न में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। अब सीखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से कैसे हम लोग मौसा निकालें। तो ध्यान से देखिए, ये समझ में आएगा तो आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या था, A = BQ + R। इसको लिख लेते हैं, A = BQ + R। हम बताए थे A क्या है, ये जो है आपका भाज्य, B क्या है, भाजक, ठीक है। तो लिखते हैं Q क्या है, भागफल, और R क्या है, शेषफल है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे A क्या है, भाज्य। सबसे पहले हमने क्या किया था, 30 और 72 में से हमने बताया था कि छोटे वाले नंबर को भाजक बना लीजिए और बड़े वाले नंबर को भाज्य बना लीजिए। तो हम बनाते हैं, ये हमारा है भाज्य, तो भाज्य की जगह पे क्या लिख देंगे, बड़ा वाला नंबर 72, यहाँ लिख दिया हम 72। उसके बाद B क्या होता है, भाजक, भाजक छोटे वाले नंबर को, छोटा नंबर आपका है 30, तो यहाँ पर लिख दिया 30 गुणे, ध्यान से देखिए फार्मूला क्या था हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। अब देखिए जब 72 को 30 से भाग दिया गया था तो भागफल कितना आ गया था, 2 आ गया था। तो हम लोग यहाँ पे भागफल की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 प्लस, और शेषफल कितना आया था, जब हम लोग 72 को 30 से भाग दिए थे तो शेषफल आया था हमारा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो शेषफल आएगा उसी को भाजक बना लेंगे, है ना, जो शेषफल आएगा उसको भाजक बना लेंगे, और जो पहले भाजक था उसको हम लोग भाज्य बना लिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो पहले भाजक था वो हमारा क्या बन गया, भाज्य, और जो शेषफल था उसको भाजक बना लिए। इसमें यही करना है। अब यहाँ पे देखिए 30 आपका भाजक है, तो भाजक को हम लोग क्या बना लिए थे, भाज्य, यहाँ लिख दिए थे भाज्य। तो अब फिर 30, यहाँ भी 30 को उठा के भाज्य की जगह लिख देंगे। भाज्य कौन था, A, तो भाजक को लिख दिए भाज्य की जगह पर 30 = शेषफल को हमने क्या कर लिया था, भाजक बना लिया था। यहाँ पे देखिए शेषफल क्या है, 12, तो क्या बना लेंगे, भाजक की जगह लिख दिए, भाजक की जगह, फिर गुणे भागफल, यानी 30 को अब किससे भाग दिया जा रहा है, 12 से। देखिए जब 30 को 12 से भाग दिया गया तो भागफल आपका कितना आया था, 2,
तो भाजक गुणे भागफल यहाँ लिख दिया 2 प्लस उस समय शेषफल कितना आया था आपका 6, तो हमने शेषफल की जगह पे लिख दिया 6। इसी फार्मूले पे चल रहे हैं हम, ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद आप देखिए जो हमारा भाजक था फिर से उसको क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था यहाँ पे भाजक लिखा जाता है, यानी भाजक कौन है 12, भाजक को फिर से भाज्य बना लेंगे, लिख देते हैं 12 = और शेषफल को फिर से भाजक बना लेंगे, शेषफल को भाजक की जगह लिखेंगे 6 गुणे। अब इसका मतलब 12 को 6 से भाग देना है, ध्यान दीजिए 12 को जब हम लोग 6 से भाग दिए तो भागफल कितना आ गया था 2, तो यहाँ पे लिख दिए भागफल की जगह पे 2 और शेषफल आपका कितना आया था 0। बस यहीं तक कहानी शुरू खत्म हो गई आपकी। ये हो गया हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा मौसा निकालना। अब किस भाजक पे आपका शेषफल 0 आया है, किस भाजक पे आपका शेषफल 0 आया है वही आपका मौसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं मौसा बराबर भाजक कौन था 6 था, तो आपका मौसा हो गया 6। एक बार और समझाता हूँ, ध्यान से सुनिए। जब भी ऐसा सवाल आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 30 और 72 का मौसा ज्ञात करिए, तो सबसे पहला काम करेंगे कि छोटे वाले नंबर को भाजक बना लेंगे और बहुत बड़े वाले नंबर को भाज्य। और हमको ये याद होना चाहिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो रफ साइड में एक रफ वर्क करिएगा, रफ कार्य करिएगा और इतना कर लीजिएगा, उसके बाद एल्गोरिदम का यूज करिएगा। तो देखिए ये क्या होता है, पहले होता है भाज्य, हम बड़े नंबर को भाज्य बनाए, भाजक बोले तो छोटे नंबर को बना लीजिए, छोटा नंबर था 30 और यहाँ पे फार्मूले में भाजक लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए। इसका मतलब 72 को अब 30 से भाग देना है, तो हम लोग यहाँ पे 72 को 30 से क्या किए थे, भाग दिए थे, 2 बार में गया भागफल। और फार्मूले में देखिए भाजक गुणे भागफल था, तो हमने भी लिख दिया भाजक गुणे भागफल, जितना शेषफल आया था वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, जो भाजक रहता है उसको फिर भाज्य बनाएंगे, जो शेषफल रहेगा उसको भाजक बनाएंगे। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बार बार अगर इस क्वेश्चन को आप लोग करते हैं 2-3 बार लगाते हैं घर पे बैठ के, तो निश्चित रूप से आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे आप लोग मौसा निकाल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का मौसा और लौसा ज्ञात करिए। अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, तो इसको भी देख लेते हैं कौन कौन सा नंबर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6, 72 और 120 का क्या निकालना है, मौसा निकालना है। किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों नंबर का अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, 6 का अगर गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड मतलब लौसो जैसे निकाला जाता है, 2 क्या होता है 6, फिर यहाँ 3 से काट दिए 1 आ गया। ऐसे ही 72 का भी क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 72 काटते हैं, 2 3 6, 2 6 12, ये 18 हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो 9 हो जाएगा। अब बहुत लोगों को काटना नहीं आता, तो अब मैं काटना कैसे सिखा पाऊँगा, अब बोर्ड एग्जाम आ गया है, ठीक है। तो खुद सीखें, अगर आप लोग को काटना नहीं आता तो अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से सीख लीजिए और इसको तैयार करिए। 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 1 आ गया। फिर 120 का भी क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए 120 का हम निकालते हैं, 2 से इसको डिवाइड किए 60 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से करेंगे तो कितना, 2 से नहीं होगा तब 3 से करेंगे, 3 5 15, ये 1 आ गया। अब क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड देखिए कितना आया था, ध्यान से 2 गुणे 3 आया था, तो यहाँ लिख देंगे 6 बराबर 2 गुणे 3 लिख दिए। 72 का कितना आया था, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 120 का जितना आया था उसका लिख देते हैं, ये आया था हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए मौसा कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए। हम लोग देखेंगे कि
तीनों में कॉमन कौन सा नंबर है, तीनों में कॉमन कौन कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से। 2 दिख रहा होगा, आप तीनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन मतलब जो तीनों में हो, ये रहा 1 2। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 6, 72 और 120 का मौसा। ध्यान से देखिएगा, तीनों में 2 कॉमन है, तो तीनों में है इसलिए एक ही बार 2 लिखेंगे, तीनों में कॉमन है तो क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अब दूसरा देखते हैं और कुछ कॉमन मिल रहा है हमें, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 भी हमारा क्या हो गया, कॉमन, ये रहा। देखिए अब 3 भी तीनों में है, तो 3 3 की जगह पे 3 3 नहीं लिखेंगे हम लोग, एक ही लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए 3। अब ये और देखिए और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लोग इसका गुणा कर लेंगे, 2 3 6, ये हो गया आपका मौसा। आपका मौसा कितना आ गया, 6। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन था, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर साल एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और इस बार भी पूछेगा। इसी के साथ साथ देखिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसके साथ साथ हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन देख लेंगे, √3 + 3 को प्रूव करिए एक अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ 2 × √5 + 7/2 को भी देख लेंगे, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर इसको आप समझ लेते हैं, √2 को प्रूव करना आपको आ जाता है, सिद्ध करना आ जाता है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सब में कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये 4 नंबर का आता है क्वेश्चन। ये बोर्ड 2018 के पेपर में आया हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। हम लोग देखिए इसमें विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। इसको प्रूव करने से पहले अभी हम लोग मौसा निकालें, जो भी तीनों में कॉमन था उसी को हमने क्या बोला कि मौसा है। ठीक है, तो अब चलते हैं, याद रखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 3 कराए थे उसका यूज होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सिद्ध करते हैं हम लोग कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए किसी भी संख्या को अगर हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अगर किसी भी संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख दें तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम लोग देखिए विरोधाभास विधि का उपयोग करेंगे, इसलिए हम लोग तुरंत मान लेंगे कि √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए आगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 = P/Q, क्योंकि मान लिया है √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये इसको P/Q के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसके बराबर लिख दिए P/Q, और यहाँ पे दिखा देंगे कि जो Q का मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और P और Q का मौसा ये भी लिख देंगे, P और Q का मौसा 1 है। P और Q का मौसा कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी देखिए हम लोग मौसा निकाले थे क्वेश्चन नंबर 3 में, जो तीनों में कॉमन था वही मौसा हुआ। इसका मतलब कि P और Q के गुणनखंड में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो भी क्या कॉमन है, 1, इसलिए मौसा 1 हुआ। अगर मान लीजिए P के गुणनखंड में 2 होता, Q के गुणनखंड में भी 2 होता, तो यहाँ पे मौसा क्या हो जाता, 2 हो जाता। लेकिन हम लिखे हैं यहाँ पे P और Q का मौसा कितना है, 1 है। इसका मतलब P और Q के गुणनखंड में सिर्फ एक ही कॉमन है, वो है सिर्फ 1। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करते हैं, √2 का स्क्वायर = P/Q। इसका हो जाएगा P²/Q²। यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 = P²/Q²। Q² देखिए भाग में है, इसको इधर भेजेंगे तो गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2Q² = P²।
इसको मान लेते हैं हम लोग संकर नंबर 1। ठीक है, अब देखिए किसी भी नंबर को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए पूरा ध्यान 100% यहाँ पे लगाइए, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी नंबर है, हम लोग लिख देते हैं 2 × 6। अब इसका गुणा कर देते हैं, 2 तिहाई 2 छक 12, इसको भाग दे दीजिए 2 से, भाग देंगे तो 2 कम 2, 2 छक 12। देखिए पूरा का पूरा विभाजित हो गया कि नहीं हो गया। एक और नंबर लेते हैं 2 × 3, इस गुणा किए तो 6 आ गया, इसको भाग दे देते हैं 2 से, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। ये भी देखिए पूरा का पूरा विभाजित हो गया। ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि ध्यान से देखिए, इससे ये पता चला कि किसी भी नंबर में अगर 2 से गुणा हुआ है तो वो 2 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में 2 से गुणा किया गया है तो वो 2 से पूरा का पूरा विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर में 2 से क्या किया गया है, गुणा किया गया है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 2q स्क्वायर भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। 2q स्क्वायर भी 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यही हम लोग लिखेंगे। देखिए 2q स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, लिख दिए। अब देखिए 2q स्क्वायर के ही बराबर p स्क्वायर भी था। 2q स्क्वायर के बराबर कौन है, p स्क्वायर। जब 2q स्क्वायर 2 से विभाजित है तो उसी के बराबर तो p स्क्वायर भी तो है। तो ये भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर भी 2 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो लिख देते हैं p स्क्वायर भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब ध्यान से एक चीज़ और देखिए, जैसे मान लेते हैं हम लोग 36 को 2 से भाग दीजिए। 36 को क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, यहाँ पे ऐसे दे देते हैं, 2 1 कम 2, 1 बचा, 2 8 16। देखिए 0 कितना, 0 आ गया सिंपल। इसका मतलब जो 36 था और 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। और 36 किसका वर्ग होता है, 36 आपका वर्ग होता है 6 का। किसका होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आता है। अब 6 को भी देखिए अब 2 से भाग दीजिए, 6 से भी क्या, 6 को क्या करिए, 2 से भाग दे देते हैं। 6 को 2 से भाग दे दिए, 2 तिहाई 6। अब भी शेष पर कितना आ गया, 0। इसका मतलब जो 6 था वो भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। पहले 36 भी 2 से पूर्णतः विभाजित था, और किसका स्क्वायर था 36, 6 का, और 6 भी पूर्णतः विभाजित है 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है, जैसे कि 36 2 से पूर्णतः विभाजित था, तो 6 किसका स्क्वायर होता है, 36 6 का, तो 6 भी पूर्णतः विभाजित है। p स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब p भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये लिखेंगे हम लोग, अतः p भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, अब p क्या हो गया, 2 से पूर्णतः विभाजित हो गया। हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होगी, जब उसके गुणनखंड में 2 होगा। कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित क्यों होगी, जैसे हम लोग लिखें यहाँ पे 6। ठीक है, 2 × 6 लिख देते हैं, नहीं लिखे थे पहले, 6 दूनी 12 हुआ था, और इसको 2 से भाग देंगे तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया था, 6 आ गया था। 12 देखिए 6 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका मतलब ये होता है कि 12 के गुणनखंड में 2 शामिल है। 12 के गुणनखंड में कौन शामिल है, 2 शामिल है, तभी ये 2 से पूर्णतः विभाजित है। और यहाँ देखिए p भी 2 से पूर्णतः विभाजित है, p 2 से क्या है, विभाजित है। इसका मतलब p के गुणनखंड में 2 शामिल होगा तभी कट पाएगा वो। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, 8 ले लीजिए। ठीक है, हम बताया था किसी भी नंबर में अगर 2 से गुणा हुआ है, 2 चौक क्या होता है 8, 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ गया, और इसको 2 से भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। 8 के गुणनखंड में देखिए 2 शामिल था, 2 × 4। अगर ये 2 शामिल नहीं होता तो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। इसका मतलब ये भी देखिए p जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है, p जो है 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित है। इसका मतलब 2 p का एक गुणनखंड होगा, तभी p 2 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं, अतः 2
P का एक गुणनखंड होगा। लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, अभी बाकी है एक क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये समझ में आने वाला नहीं है। कितना कर लिए, अब देखिए हम लोग आगे लिखेंगे P जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माना कि P बराबर, अब P किससे विभाजित है, 2 से। अब 2 से विभाजित में क्या आएगा आपका, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10, बहुत सी संख्याएं आएंगी, है ना। लेकिन जो 2 से क्या हों, विभाजित हों, और 2 से विभाजित हों इसका मतलब उनके गुणनखंड में 2 शामिल हो। ठीक है, P जो है 2 से विभाजित है, तो कोई भी संख्या लिखेंगे वही संख्या 2 से विभाजित होगी जिसके गुणनखंड में 2 शामिल होगा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P बराबर, माना कि P बराबर 2K। अब 2K को अगर 2 से भाग देते हैं तो देखिए ध्यान से, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, क्या बचा K। ये भी पूर्णतः 2 से क्या हो गया, विभाजित हो गया। तो हम लोग P बराबर 2K भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको P तो 2 से विभाजित है, लेकिन हमको P का मान पता नहीं है। बस इतना पता है कि P 2 से विभाजित है, इसका मतलब P के गुणनखंड में 2 भी शामिल है। तो इसलिए हमने लिख दिया 2P बराबर क्या लिख दिया, P बराबर हमने लिख दिया 2K, 2 मल्टीप्लाई बाई K। ठीक है, K का मान कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि K में किसका गुणा किया गया है, 2 का, इसलिए ये 2K भी पूर्णतः विभाजित होगा 2 से। तो हम लोग लिख देंगे माना कि P बराबर 2K। अब इसी का मान P बराबर 2K का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या था, यहाँ पे था, यहाँ पे लिखते हैं 2Q² बराबर P², ये हमारा था समीकरण 1। इसमें रख देते हैं P की जगह पे क्या रखेंगे, 2K, और P का स्क्वायर था तो इसलिए 2K का भी क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं, 2K² इज इक्वल टू 2K का स्क्वायर किए तो हो जाएगा 4K²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो भाग हो जाएगा, 4K² अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लिख सकते हैं Q² बराबर 2K²। अब ध्यान से देखिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब वही वाला जो काम यहाँ किए थे, सेम काम हम लोग वही यहाँ पे करेंगे, लिखते चले जाएंगे। ध्यान से देखिए क्या लिखे थे, 2Q², 2 से पूर्णतः विभाजित था, कैसे था पूरा समझा दिया था, अब वहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे K² में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है। तो वही चीज़ हम फिर से लिखेंगे यहाँ पे, 2K² 2 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या है, 2K² के ही बराबर Q² है, तो Q² भी 2 से विभाजित होगा, वही चीज़ यहाँ लिखे थे। तो लिख देंगे Q² भी 2 से पूर्णतः विभाजित है। लिख दिए। हम बताए थे Q² अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो Q भी 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। हो गया। अब देखिए Q 2 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब Q के गुणनखंड में 2 शामिल है, इसका मतलब Q के गुणनखंड में 2 से 2 शामिल है। तो लिख सकते हैं अतः 2 Q का एक गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन A समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं समीकरण B। अब समीकरण A और समीकरण B से देखिए 2 P का एक गुणनखंड होगा, और यहाँ पे भी क्या लिखा है, 2 Q का एक गुणनखंड होगा। और इसका मतलब ये पता चल गया कि 2 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड है।
इसका मतलब क्या पता चल गया कि P2 जो है P और Q दोनों का गुणनखंड है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या माना था, P और Q का मसो सिर्फ एक है, और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि P और Q का दोनों का गुणनखंड 2 है। इसका मतलब मसो तो 2 होना चाहिए था, है ना, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देखा था। तो इसीलिए हम लोग आगे लिखेंगे, अब आगे हम लोग लिखेंगे, यहाँ इरेज कर देते हैं। अब देखिए आगे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण ए और बी से, समीकरण ए और समीकरण बी से हम कह सकते हैं कि, कहते हैं कि P और Q का मौसम लिखिए या फिर 2 लिख दीजिए, ऐसे ही कह सकते हैं कि 2 P और Q दोनों का गुणनखंड है, अतः मौसम कितना होना चाहिए था, अतः मौसम 2 होना चाहिए था, लेकिन हमने कितना माना था, 1। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो हमारे माने गए कथन का विरोध करता है, जो हमारे माने गए कथन का विरोध करता है, अतः हमने क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हमको पता चल गया कि ये हमारे माने गए कथन का क्या करता है, विरोध करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इति सिद्धम, इस प्रूव कर लीजिएगा। बस यहाँ तक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 नंबर एकदम पक्का हो गया, जिसने भी सीख लिया 4 नंबर का आना ही आना है। इसके साथ ही हम लोग √3 भी सीखेंगे, इसको भी सीखेंगे कि कैसे अपरिमेय सिद्ध करते हैं। तो ध्यान दीजिए अभी, ठीक है, कहीं जाइए मत, ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक आ सकता है। जब इसको समझ लिए तो ये सब बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं साथ ही साथ कि हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी नंबर अब आ जाए तो आप आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। अगर √2 को आपने प्रूव कर लिया कि एक अपरिमेय संख्या है, तो ध्यान से देखिए हम लोग अब प्रूव करेंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके पहले थोड़ी सी चीज़ एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे पास 2/3 एक परिमेय संख्या है, इसमें कुछ भी जोड़िए, कुछ भी जोड़ दीजिए, आपकी मर्जी है। हम तो जोड़ देते हैं 4/3, ये हो जाएगा आपका 6/3, काट दीजिए, 3 × 3, 3 दूना 6, ये हो गया 2। हम 2/3 में से कुछ और जोड़ देते हैं, 1 को जोड़ देते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो ये जाएगा 3 × 3, ये हमारा हो गया 2 + 3/3, 5/3। अब 2/3 में कुछ भी गुणा कर दीजिए किसी नंबर से, 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10/3, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। यहाँ पे हम भाग दे देते हैं इसको 5/2 से, क्या कर दिए, भाग दे देते हैं, भागा, तो क्या हो जाएगा, भाग कैसे होता है भिन्न का, ये पलट जाता है बाद में, 2/5। इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 × 5 15। अब देखिए कहने का मतलब क्यों ये बता रहे हैं हम कि एक परिमेय संख्या में कोई भी संख्या आप जोड़ेंगे तो वो भी परिमेय संख्या ही आएगी। ये भी क्या है, परिमेय संख्या। देखिए एक परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या। 5/3 क्या है, परिमेय संख्या आया। 2/3 में 5 का गुणा किए, किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी नंबर से गुणा करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो भी एक परिमेय संख्या ही आएगी। किसी परिमेय संख्या को किसी भी नंबर से किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जो आएगा वो भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि किसी भी परिमेय संख्या में अगर कोई नंबर जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं तो हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसी का यूज करेंगे हम लोग इसको प्रूव करने में, सिद्ध करने में कि ये एक परिमेय संख्या है।
तो ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो लिख देते हैं, यहाँ पे भी वही लिखेंगे, माना कि √3 + 3, ये वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। √3 + 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 + 3 = P/Q। ठीक है। अब देखिए क्या करिएगा आप लोग, इतना लिखने के बाद √3 के साथ जो भी है उसको हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे, दाएं पक्ष में भेज देंगे। √3 को अकेले बचाने की कोशिश करेंगे। √3 के साथ कौन है, +3, √3 को +3 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा -3। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। बस अब खत्म हो गया कहानी, यहीं तक था। अब बस लिखना है, क्या लिखना है ध्यान से सुनिए। ठीक है। अब देखिए P/Q आपका क्या था, एक परिमेय संख्या है। P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम अभी बता चुके हैं कि परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो देखिए P/Q में से क्या माइनस कर दिया गया, 3। इसका मतलब P/Q -3 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं P/Q -3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब देखिए जब P/Q -3 एक परिमेय संख्या है तो इसी के बराबर तो √3 भी लिखा गया है। P/Q -3 के बराबर ही तो √3 लिखा गया है। तो इसका मतलब √3 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। तो लिख सकते हैं अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने पहले क्या प्रूव किया, √2 एक अपरिमेय संख्या थी, उसी तरह √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। हम पहले से ही जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसके द्वारा क्या सिद्ध हो गया कि √3 एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं पहले से कि √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन इसके द्वारा सिद्ध हो गया कि √3 परिमेय संख्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये इसका विरोध करता है। ये कथन लिख देते हैं यहाँ पे, कथन 1 इसको अगर लिखना चाहें तो कथन 1 यहाँ लिख देंगे। कथन 1 इस बात का विरोध करता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध कर दिया हम लोग कि √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए अब यहाँ परिमेय सिद्ध कर दिए, लेकिन हम लोग पहले से जानते हैं कि √3 जो है एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, और ये इसी बात का विरोध कर रहा है। अतः यह कथन गलत है। अतः हमारा ऐसे लिखते हैं, अतः हमारा माना गया कथन असत्य है। और हमने क्या माना था, हमने माना था कि √3 + 3 एक परिमेय संख्या है, यही माना था। देखिए तो हमारा माना हुआ गलत हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः √3 + 3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब ये खत्म हो गया। इसी तरह आप लोग इसको भी कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, पूरा नहीं बताऊंगा, वीडियो ऐसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इसको भी मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हालांकि 2 नहीं रखते हैं, 3 रख देते हैं, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, आसान हो जाएगा, थोड़ा कठिन बनाते हैं। तो 2 √5 + 7/3 को मान लेंगे एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के बराबर लिख सकते हैं। अब हमें क्या बोला था कि जो रूट में है उसको अकेले बचाइए। √5 को अकेले बचाएंगे, बाकी सबको धीरे धीरे उधर भेज देंगे दाहिने साइड में। तो देखिए ये भाग में था, उधर गया तो क्या हो गया, गुणा हो जाएगा। यहाँ गया तो 3P/Q, ये गुणे में है, इधर आया तो भाग में हो जाएगा 3P/2Q।
फिर देखिए अभी √5 के साथ +7 है, इसको भी भेज दीजिए। ये हो गया हमारा √5 = 3p/2q - 7, इसको लिख दिए ब्रैकेट में। अब यहाँ से लिखना शुरू करिएगा ऐसे, यहाँ तक आ गया वो। देखिए √5 अकेले बच गया, आप लिखते रहिएगा। p/q एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3p/2q एक परिमेय संख्या होगी, उसके निचले लाइन में 3p/2q - 7 भी एक परिमेय संख्या होगी। जब परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब लास्ट में ये वाला लाइन लिख देंगे। उसके बाद इसी तरह सब लिखना है, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, आपको आ जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा ज्ञात कीजिए कि क्या 17/320 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 ही क्वेश्चन हैं, गलती से एक ही जगह 2 क्वेश्चन लिख दिया गया था। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 6 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो पहले चैप्टर से इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए आपने 4 क्वेश्चन देख लिया है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, कहीं नज़दीक आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं कैसे करते हैं। अब देखिए, बिना विभाजन के मतलब बिना भाग दिए आपको बताना है कि 17/320 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। अब देखिए, शांत और अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, शांत आवर्ती देखिए, शांत का मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं जाके कट, जैसे यहाँ पे हम लिख दिए 10/4। अब 10 को, इसका मतलब है कि 10 को 4 से क्या किया जा रहा है, भाग दिया जा रहा है। तो हम लोग भाग देते हैं 10 को 4 से, ध्यान दीजिए। 10 को हम 4 से क्या किए, भाग देते हैं, 4 दूनी 8, बचा यहाँ पे 2। अब छोटा हो गया तो क्या कर देते हैं, दशमलव बढ़ा दिए, तो यहाँ पे भी 0 बढ़ा दिया। फिर 4 का पहाड़ा पड़े 5 बार, 4 × 5 = 20, कट गया। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जाके कट गया है ना, शेषफल 0 आ गया आपका। कितना आ गया शेषफल, 0। तो इसका मतलब ये कट गया। तो हम कह सकते हैं 4/10 एक शांत, इसका दशमलव प्रसार 10/4 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर एक संख्या ले लेते हैं जैसे 22/7, 22/7 को आप काटते रह जाएंगे, ये कभी कटने वाला नहीं है। करके देखते हैं, 22 को हम लोग भाग देते हैं 7 से, 7 × 21 घटाए 2 में से गया 1, दशमलव बढ़ा दीजिए, हो गया 10। फिर 7 × 1 = 7, माइनस करने के 10 में से 7 को माइनस किए 3, दशमलव 7 में बढ़ा दिए। ठीक है, फिर 7 का पहाड़ा पड़े 4 बार, 7 × 28, फिर आ गया बेचारा 20, 2, फिर दशमलव था तो बढ़ा दिए, फिर 7 दूनी 14, फिर से करिए, फिर आ गया यहाँ पे 6, फिर दशमलव की वजह से 0 बढ़ा तो 7/56, फिर आ गया 4। अब करते जाइए, ये कहीं भी कटने वाला, ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, 22 को अगर 7 से भाग देंगे तो ये कहीं भी कटने वाला नहीं है। अगर ऐसा कोई आपको मिल जाता है तो इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि 22/7 का जो दशमलव प्रसार होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा, ध्यान से समझिए, दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन देखिए हमने 10/4 22/7 कैसे बताया कि ये अशांत आवर्ती, भाग देखिए। लेकिन उस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको बिना भाग दिए ही बताना है। आपको क्या करना है, बिना भाग दिए ही बताना है। हम लोग तो इसलिए बता दिया मैंने कि आप समझ जाएँ कि शांत दशमलव क्या होता है और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 17/320, बिना भाग दिए बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा 17/320। तो जब बिना भाग दिए पूछे हमसे तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका हर है, हर देखिए कितना है, 320, हर है आपका 320। तो 320 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे।
और अगर 320 के गुणनखंड में यानी हर के गुणनखंड में 2 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाए, या फिर सिर्फ 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, अगर इतने आते हैं इसके गुणनखंड में, 2 आता है केवल, 5 आता है केवल, या फिर 2 और 5 दोनों आता है, तो ये शांत होगा। इसका दशमलव शांत कैसा होगा? शांत होगा। लेकिन अगर हर के गुणनखंड में 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो कह देंगे कि वो अशांत आवर्ती दशमलव होगा। देखते हैं, तो 320 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे? गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 320 का गुणनखंड निकालते हैं। 2 एकम 2, 2 चौक 12, काट दिए इसको, तो ये आ जाएगा 80, 40, 20, 2 और ये आ गया 5। देखिए कि 320 का गुणनखंड निकाले यानी हर का गुणनखंड निकाले, तो क्या इसके गुणनखंड में आपको 2 और 5 के अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 5 है ना। 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है। हमने बताया कि अगर उसके गुणनखंड में 2 आ जाए, सिर्फ 2 आ जाता तब भी, सिर्फ 5 आता तब भी, और दोनों 2 और 5 आ जाते तब भी ये शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए तो अशांत आवर्ती दशमलव हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। 2 कितनी बार आता है? देखिए इसके गुणनखंड में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिख सकते हैं। 2 के पावर 6 गुणे 5 कितनी बार था? 1 बार, 5। ठीक है। अब लिख देंगे यहाँ पे नीचे 320 के गुणनखंड में, केवल 2 और 5 ही शामिल है। 2 और 5 ही शामिल है। अतः इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में आया होगा, है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वास्तविक संख्या से सब के सब खत्म। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, तो वो खत्म है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? परिमेय संख्या इतना बटा इतने का दशमलव प्रसार कितने दशमलव स्थान के बाद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखिए हमने 10/4 का एग्जाम्पल आपको दिया अभी। जब इसको हम लोग निकाले थे तो आ गया था 2.5। इसका आंसर क्या आ गया था? 2.5। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए 10/4 बिना भाग दिए ही बताना है इसमें भी। ठीक है, भाग देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, कौन भाग देगा इतने बड़े बड़े का। तो कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। 10/4 का दशमलव, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो दशमलव के कितने अंक के बाद खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10/4 का हम लोग निकाले थे तो आया था 2.5, यानी दशमलव के 1 अंक के बाद ही ये खत्म हो गया, है ना। इसका दशमलव प्रसार दशमलव के 1 अंक के बाद ही खत्म हो गया। तो इसी सवाल में इस तरह पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग 14,587 को 1250 से भाग देते हैं तो इसका दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। तो इसको बताने का तरीका क्या है देखिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है 14,587 बटा 1250। इसमें भी क्या करेंगे? हर का गुणनखंड निकालेंगे। हर कैसे करेंगे? हर का गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड को निकालेंगे 5 से काटेंगे। 5 से 5 10 5 देखिए ध्यान से। यहाँ पे जब हम लोग इसका गुणनखंड निकालें हमारा आ गया 14,587 बटा, इसे गुणनखंड निकाले थे कितनी बार दोबारा था?
लेकिन 5 कितनी बार आना है, 5 कितना बार ध्यान से सुनिए, ही है और आधा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए कैसे बताते हैं। पहले क्या करेंगे हम लोग, हर का गुणनफल निकालेंगे और उसको घात के रूप में लेंगे। 2 के घात कितना था, 1, और 5 कितनी बार था, 4, तो 5 पे 4 घात लगा दिए, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना उसके हर के गुणनखंड में 5 हो उतना ही 2 भी हो। देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 कितनी बार आया है, 5 पे 4, 5 पे घात कितना है, 4। इसका मतलब हो गया कि 5 का कितनी बार गुणा हो गया है, 4 बार। देखिए 4 बार आया था, 1 2 3 4। तो यहाँ पे इसके हर में 2 भी 4 बार आना चाहिए था, 2 भी 4 बार आना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 बार, और कितने 2 चाहिए आपको, 3। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 3 2 से। जब हर में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो अंश में भी करना पड़ेगा। तो कर देते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, कर दिए। अब देखिए ध्यान से, अब 2 कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पे भी कितना घात हो जाएगा नीचे, 2 पे भी घात हो गया 4, और 5 पे भी घात हो गया था आपका 4। अब 2 और 5 एकदम बराबर हो गए, यही काम हमको करना रहता है। 14,587 लिख दिए, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, गुणे 8 लिख दिए। अब क्या करते हैं, ऊपर गुणा कर लेते हैं, लिख लेते हैं। और नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत ऊपर वाले में नहीं है, बस हमको हर को ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है, हर को। देखिए 2 पे भी 4 घात हो गया, 5 पे भी क्या हो गया, 4 घात। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 पूरे पे 4 घात, लिख दिया। 2 पे 4 घात था, गुणे 5 पे 4 घात था, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का होल 4, ठीक। अब अंश को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा ऐसे ही, 14,587 गुणे 8, 14,587 गुणे 8। देखिए अब 5 दूनी 10 भी लिख सकते हैं, 10 5 दूनी 10, 10 पे कितना घात आ गया, 4। 10 पे कितना घात आ गया, 4। अब जितना 10 पे घात आ जाए, जितना 10 पे घात आ जाए वही आपका आंसर है, तो लिख देंगे। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, अतः यहाँ लिख देते हैं ऐसे, यहाँ 10 पर घात 4 है, 4 है, अतः दशमलव के 4 अंक बाद इसका दशमलव प्रसार समाप्त हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये हो गया आपका ख़त्म। आज की वीडियो में हमने पूरा देख लिया चैप्टर, मतलब वास्तविक संख्या से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। अगर आप लोग ढंग से पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू।